हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब द पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लगभग इतिहास के जैसे कि कुछ कालक्रम होते हैं, कालखंड होते हैं, और उसमें जो भी घटनाएं हुई हैं उसको याद करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि हमको हिस्ट्री में डेट्स और क्या हुई, किस समय पे हुई, उन चीज़ों को याद करना थोड़ा ज़्यादा कठिन लगता है। और वही सारे क्वेश्चंस में आते नहीं हैं लगभग। ठीक है, तो आज हम पहले इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, किस काल के दौरान हुई हैं और समय क्या रहा है उनका, उन चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पूरा कॉलम बना करके एक पूरी टेबल के हिसाब से एक साथ लिख लेंगे एक जगह, हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, यूपी ट्रिपल एससी के आपके जो भी एग्जाम हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम्स हैं, सब में ये आपके इम्पोर्टेंट रोल अपनाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आता ही यही है कि इस समय में क्या हुआ, ये घटना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो डेट मंथ यही पूछा जाता है और काल पूछा जाता है कि कब हुआ था। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम आज चर्चा कर रहे होंगे तो हमारा क्या होगा, इतिहास के प्रमुख घटनाएं एवं उनका कालखंड, यानी कब कब हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम तीनों इतिहास को लेंगे, हम प्राचीन को भी लेंगे, हम मध्य को भी लेंगे और हम आधुनिक को भी लेंगे, यानी तीनों इतिहास को हम देखेंगे। ठीक है, तीनों इतिहास में किस समय किस वर्ष क्या क्या चीजें हुई। जैसे अगर हम देखें कि 2500 ईसा पूर्व, लगभग यही माना गया है, 2500 ईसा पूर्व हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात कही जाती है। जब खोज हुआ तो बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है, ये कितनी पुरानी है हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हमारी कितनी पुरानी है, लगभग 2500 साल पुरानी है। ठीक है, जब इसकी खोज की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोज जब की जाती है तो बताया जाता है कि ये लगभग 2500 साल पुरानी सभ्यता है। और इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें खोज में क्या क्या चीजें मिली, या किस आधार पे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या चीजें रही हैं, तो घटना हो जाएगा और महत्व इनका क्या हो जाएगा कि ये कैसी सभ्यता रही है, ये हमारी कांस्य युगीन सभ्यता रही है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता रही है। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी रही है, पूरी तरीके से शहरीकरण सभ्यता रही है, पूर्ण शहरीकरण सभ्यता रही है, यानी नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता रही है। ये सभ्यता कैसी रही है, शहरीकरण सभ्यता रही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब की है, तो आप बता दोगे 2500 साल पुरानी है। फिर उसके बाद में जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है तो फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का क्या रहा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का क्या रहा। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उसके बाद में हमारे यहाँ वैदिक काल आया। क्या आया? वैदिक काल आया। और उसके पहले भी हमारा ये क्या रहा, एक ये टाइम ड्यूरेशन जो रहा, ये हमारा रहा पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल से भी पहले का काल। हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के बीच, यानी पहले के जो बीच के ड्यूरेशन बचे थे उनको हमने क्या कहा, पूर्व वैदिक काल कहा। और ये 1500 से ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक का रहा। और इसमें और क्या कहा जाता है, ये इसका महत्व क्या है, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आया। फिर इसके बाद में हमारा फिर अगला आता है उत्तर वैदिक काल। और ये लगभग कब से रहा बच्चों, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का रहा। क्या रहा हमारा, पूर्व वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल रहा। उत्तर वैदिक काल रहा
क्या रहा, उत्तर वैदिक काल रहा। समझ में आया कि नहीं? ये देखिए 2500 ईसा पूर्व हमारी हड़प्पा सभ्यता है। अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है तो 2500 साल पुरानी है। और 2500 साल नहीं, 2500 ईसा पूर्व है, यानी 2022 इसमें और जोड़ दिया जाए, यानी कितना हो जाएगा आपका 2022 और 2500 में जोड़ दोगे तो लगभग आपका 4700 साल पुराना हो जाएगा। ये सभ्यता 2500 साल पुरानी है, ईसा पूर्व है, यानी ईसा ईस्वी से भी पूर्व। ठीक है, फिर हमारे पूर्व इस जब ये समाप्त होता है तो हमारी पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल हमारे कितनी पुरानी है, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है। फिर उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की रही है। और देखो इसका महत्व क्या क्या रहा, जो हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, क्या 16 महाजनपद इसी में आया। पहला कंडीशन, जिस 16 महाजनपद को हम बारे में जानते हैं वो कहाँ से हमको मिलता है, यही में मिलता है। और क्या होता है, देखिए ये पूर्ण शहरीकरण रहा। फिर जो ऋग्वैदिक काल आया या पूर्व वैदिक काल आया, ये फिर ग्रामीण पे आ गया था, आधारित हो गया था। ठीक है, फिर इसमें भी जब महाजनपद काल आया, 16 महाजनपदों का की स्थापना हुई कह सकते हैं, और पुनः नगरीकरण की तरफ अग्रसर। ठीक है, यानी क्या हुआ, देखिए ऋग्वैदिक काल कैसा रहा, ग्रामीण रहा। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल कैसा रहा हमारा, पुनः नगरीकरण की तरफ हम अग्रसर हुए, 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें विकास हुआ दूसरे चरण में। फिर इसके बाद में महाजनपद काल आया, क्या महाजनपद काल आया, और ये कब आया, 600 ईसा पूर्व से, कब से 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक क्या आया, महाजनपद काल आया, महाजनपद काल आया। इसी टाइम ड्यूरेशन में आपके दो महापुरुष महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी यानी बौद्धिज्म और जैनिज्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, जो जनक रहे हैं, उनके अभी कालखंड इसी दौरान रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं अब इसमें क्या हुआ, 16 राज्यों के साथ में विशेष राजतंत्र स्थापित हुआ। यानी जो ये 16 महाजनपद थे तो 16 राज्यों के साथ में क्या हुआ, राज्यों के साथ राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी अब यहाँ राजा वाजा भी होने लगे, राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक, अब 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का टाइम ड्यूरेशन कैसा रहा, महाजनपद काल का रहा। फिर आपका आता है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का। अब देखिए इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या रहा, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक एक वंश आता है, महाजनपद काल में ही रहता है ये। और कौन सा पहला वंश आता है, हरण्यक वंश। कौन सा, हरण्यक वंश, हरण्यक वंश रहा। और इसके कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, हरण्यक वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से हुए, आपके पहला राजा कौन थे इसके, बिंबिसार हुए, बिंबिसार हुए। और इसी टाइम ड्यूरेशन में और कौन आया, अजातशत्रु आए। कौन आया, अजातशत्रु आए। और कौन आया, अजातशत्रु आया। और कौन आया, उदयन आया। कौन आया, उदयन आया। ठीक है, यानी इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या दिया जाए कि हरण्यक वंश का टाइम ड्यूरेशन कितना रहा, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में रहा। ठीक है, और कुछ प्रमुख इसकी घटनाएं क्या हुई, कुछ प्रमुख राजा आए, बिंबिसार इसी के टाइम ड्यूरेशन में मिलते हैं। अजातशत्रु, देखिए इसको करवाने का सिर्फ एक ये है, तो इसका एक वजह ये है कि आपको एक बार इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको जो भी क्वेश्चंस अगर ऐसे मिल जाते हैं तो आपके दिमाग में एक बार रहेगा, आप इसको एक बार ले लोगे तो आपको जितने भी कालखंड है ये आसानी से आप इनको क्या कर लोगे, रिवीजन मार दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आया
हरणिक वंश के बाद में जस्ट क्या आता है, हमारा शिशुनाग वंश आता है। और शिशुनाग वंश का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है बच्चों, शिशुनाग वंश का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसी के बाद से रहता है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 342 ईसा पूर्व तक का रहता है। 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक का रहता है। और किसका वंश रहता है, शिशुनाग वंश का रहता है। क्या, शिशुनाग वंश का रहता है। ठीक है, अब शिशुनाग वंश में कौन कौन आए, ठीक है, इसमें पहला तो शिशुनाग वंश की जिसने स्थापना की थी शिशुनाग ही खुद आया। कौन आया, शिशुनाग आया। ठीक है, शिशुनाग के साथ में और एक लोग आए, कौन आया, कालाशोक आया। कौन आया, कालाशोक आया। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश में प्रमुख राजा कौन कौन रहे, शिशुनाग रहे और कालाशोक। और देखिए ये अजातशत्रु, कालाशोक, इन लोगों ने क्या और क्या करवाया था, जब महाजनपद काल में अभी हमने बताया था कि बौद्धिज्म धर्म और जैनिज्म धर्म दोनों का उत्थान हुआ, दोनों के प्रवर्तक इसमें आए और ये दोनों धर्म सनातन धर्म को भी पीछे करते हुए, क्योंकि उसमें कुछ कुरीतियां थी उसको हटाते हुए ये दोनों धर्म क्या हुए, काफी चरमोत्कर्ष पे थे। और जो आपका बौद्ध संगतियां हुई कालाशोक ने, अजातशत्रु ने इसी टाइम ड्यूरेशन में करवाया भी था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, फिर आपका क्या आता है बेटा, शिशुनाग वंश के बाद में एक अगला इंपॉर्टेंट वंश आता है नंद वंश। कौन सा वंश आता है, नंद वंश आता है। यानी नंद वंश के बारे में आप पढ़ते भी हो, उस पर चर्चा भी की है। ठीक है, और ये कब आता है, जैसे ही खत्म होता है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक का रहता है। ये कब तक, 323 ईसा पूर्व तक का रहता है। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक का रहता है, नंद वंश रहता है। और इसके कौन 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 रहते हैं, इसका तो मुख्य वही रहता है, महापद्म नंद रहता है। कौन, महापद्म नंद रहता है। और यही महापद्म नंद है, ठीक है, जिसको हटा करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, गद्दी पर आते हैं, यानी मौर्य काल आ जाता है इसी के बाद में। और क्या होता है, और देखो और एक चीज आता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, 563 ईसा पूर्व में। क्या, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। देखिए इसी कालखंड का ये हिस्सा है सब, इसी टाइम ड्यूरेशन में महाजनपद काल में ये मुख्य मुख्य घटनाएं होती रही। हरणिक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, इसी में नंद वंश आया। और इसी टाइम ड्यूरेशन में कौन, जो बौद्धिज्म के जो प्रवर्तक रहे हैं गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध, इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में होता है। और इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्या, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व, ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था, 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। क्या, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। स्वामी जी का जन्म हुआ। और इन्होंने किस धर्म को बढ़ाया आगे, इन्होंने किस धर्म को आगे बढ़ाया, जैन धर्म को बढ़ाया। क्या, जैन धर्म को, जैन धर्म के प्रवर्तक रहे ये संस्थापक ये नहीं रहे, ये क्या रहे, प्रवर्तक रहे। और इन्होंने परिवर्तन लाए। और अगर कहा जाए कि जैन धर्म को के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। जबकि ये कैसे, कौन से तीर्थंकर रहे, 24वें तीर्थंकर रहे। जबकि मुख्य संस्थापक कौन रहे, ऋषभदेव जी रहे। और जो बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है जैन धर्म, ठीक है। और उसके पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव रहे हैं। और ये कौन से 24वें तीर्थंकर हैं। और इनका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। फिर क्या हुआ, इसी के टाइम ड्यूरेशन में 518 ईसा पूर्व में क्या हुआ,
पारसियों का यानी पर्सियों का आक्रमण होता है या आगमन होता है हमारे भारत में, और पारसियों का आक्रमण होता है कब होता है? 518 में पारसियों का आक्रमण होता है हमारे भारत में। और इसका मुख्य कौन राजा आता है हमारे यहाँ पे भारत में? डैरियस। कौन? डैरियस करता है, आक्रमण करता है। ये एक पारसी होता है और ये भारत पे क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कालखंड है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, इनसे आपको फायदा ये होगा कि 1 2 3 मुश्किल से 3-4 पेज में ये सारे आपके प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत के जितने भी कालखंड रहे हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो उन सारे को एक जगह आप लिख लोगे और एक जगह कहीं रख करके आप आसानी से उन डेट्स को याद कर लोगे। क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है डेट को याद रखना। कहते हैं सर जी डेट कैसे याद किया जाए? तो इस तरीके से आप डेट्स को याद कर लोगे। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम आगे इरेज करते हैं। अगला टॉपिक, अगला डेट हमारा क्या था बच्चों? 483 ईसा पूर्व। क्या? 483 ईसा पूर्व हमारे यहाँ क्या होता है? पहली जो बौद्ध संगति होती है, क्या पहली बौद्ध संगति होती है या प्रथम बुद्ध परिषद होता है? प्रथम बुद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगति जो होती है, और ये होती कहाँ है? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह में होती है। क्या? राजगृह में होती है, ठीक है। और कौन करवाता है? अजात शत्रु करवाता है। और अजात शत्रु करवाता है, ठीक है। जिसके बारे में अभी मैंने आगे हरण्यक वंश में चर्चा की थी, ठीक है। फिर आपका कौन आता है? 383, यानी इसी के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। क्या? द्वितीय बौद्ध संगति होती है या द्वितीय बौद्ध संगति होती है। और ये कौन करवाता है? काला शोक करवाता है। और कहाँ पे होता है ये? आपका द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली या वैशाली में होती है। कहाँ पे? वैशाली में। कौन करवाता है? काला शोक करवाता है, ठीक। काला शोक जब करवाता है 383 ईसा पूर्व में, फिर उसके बाद में, अब ये तो बौद्ध संगतियां तो आपके इस टाइम ड्यूरेशन में होती हैं, बाकी आगे फिर आगे जब आएगी तो उस टाइम ड्यूरेशन में उनको देख लेंगे, ताकि एक क्रम से रहेगा तो आपको पढ़ना आसान रहेगा, डेट्स याद रहेंगे अच्छी तरीके से। फिर हमारा आता है 526 में। क्या होता है? 526 ईसा पूर्व में, 526 ईसा पूर्व में क्या होता है? मैसिडोनिया का आक्रमण होता है। क्या? मैसिडोनिया का आक्रमण। अब 526 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया का आक्रमण होता है, और ये क्या होता है? भारत और देखिए मैसिडोनिया के आक्रमण से हमारे भारत का और किसका? भारत और ग्रीक का संबंध होता है। ग्रीक का संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये मैसिडोनिया कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था, और भारत और ग्रीक का भी इसमें संबंध, सीधा संपर्क हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा 250 ईसा पूर्व में, क्या 250 ईसा पूर्व में क्या होता है? 250 ईसा पूर्व में हमारी तृतीय बौद्ध संगति होती है। क्या? तृतीय बौद्ध संगति होती है।
अब तृतीय बौद्ध संगति कौन कराता है? 526 ईसा पूर्व में कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में होता है। क्या? पाटलिपुत्र में होता है। और ये कौन करवाता है? अशोक करवाता है। कौन करवाता है? अशोक करवाता है। जब कलिंग का युद्ध वो जीत करके आते हैं, उसी के बाद में तृतीय बौद्ध संगति होती है और यहीं से फिर वो बौद्धिज्म धारण कर लेते हैं और कभी ना शस्त्र उठाने की वो शपथ ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में अशोक ने कभी भी शस्त्र नहीं उठाया। ठीक है। और इसी के बाद में मौर्य काल इन्हीं के बाद में लगभग समाप्त माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यानी राजकाज में नहीं लगाया कि कहा सिर्फ आप क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, अहिंसा और सत्य के मार्ग पे लोगों को लाना है, सिर्फ इन्होंने ये काम कराया। तृतीय बौद्ध संगति हुई। फिर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का मौर्य काल चलता है। कौन सा कालखंड होता है? मौर्य काल चलता है। ठीक है। कौन सा कालखंड चलता है? मौर्य काल चलता है। ठीक। अब मौर्य काल में कब कब कौन कौन रहा, अब हम इसको भी और तोड़ेंगे, यानी 322 से 185 तक का तोड़ेंगे, जैसे भी इसके ऊपर वाला हमने तोड़ा था। ठीक है। अब इनको तोड़ेंगे। अब मौर्य काल में कौन कब कब रहा, हम इनके बारे में देख लेंगे। ठीक है। 322 में घनानंद को हरा करके 322 ईसा पूर्व में कौन आए? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का 298 BC तक के कौन रहे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य रहे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य रहे। फिर इसके बाद में इन्हीं का बेटा आता है कौन? 298 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, 298 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक का 273 ईसा पूर्व तक का इनका बेटा आता है बिंदुसार। क्या? बिंदुसार। फिर इनका एक बेटा, इनके एक बेटे होते हैं, सुसीम होता है और अशोक होते हैं। और कहते हैं अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके क्या किया था? राजा बना था। और 273 ईसा पूर्व में क्या 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का क्या 232 ईसा पूर्व तक का कौन राजा रहता है? यहाँ पे अशोक रहते हैं। अब जैसे अशोक की मृत्यु होती है, उसी के बाद में मौर्योत्तर काल आ जाता है, यानी मौर्यों का काल लगभग समाप्त होने लगता है। और समाप्त होते होते 232 से 185 ईसा पूर्व तक का, यानी इतने चरमोत्कर्ष पे रहा इस मौर्य काल, है ना, कि उसको समाप्त होते होते भी लगभग 50 साल लग गए, 182 ईसा पूर्व तक का। और जिसको हम कहते हैं उत्तर मौर्य काल। क्या कहते हैं? उत्तर मौर्य काल कहते हैं, यानी मौर्य काल की समाप्ति हो रही थी। अच्छा, मौर्य देखिए एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये किस धर्म को मानने वाले थे? ये जैनिज्म थे, ये जैन धर्म को। और इन्होंने क्या किया था? यानी आजीवन मतलब एक समय आया और इन्होंने क्या किया कि भूखे और प्यासे रह करके अपनी मतलब जान को त्यागा था, यानी प्राण को त्यागा था इन्होंने। फिर उसके बाद में जो ये बिंदुसार आया, ये कौन से धर्म को मानने वाला था? ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और जब इनका बेटा अशोक आया तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। क्या? बौद्ध धर्म को ये मानते थे। ठीक है। यानी तीनों लोग अपने अपने टाइम ड्यूरेशन में अपने अपने धर्म को मानते थे। बिंदुसार को ही क्या कहा गया? एक इनको देखिए, नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए भी याद आता है तो फिर लिखवा देते हैं। ठीक है। अब देखिए मौर्य काल में प्रमुख घटनाएं क्या हुई? जो राज्य थे, राज्यों का एकीकरण हुआ। ठीक है। देखिए
बहुत सारे यहाँ पे जो राज्य बटे हुए थे, भारत में बहुत सारे राजा थे, हर एक राज्यों में अलग अलग राजा थे, लेकिन इन्होंने सभी राज्यों को मिला करके क्या किया, राज्यों का एकीकरण किया। ठीक है, अशोक की इसी में क्या आती है, अशोक की धम्म नीति आती है। कौन सी, अशोक की धम्म नीति आती है, यानी जो आपको शिलालेख लिखवाना है ना, और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, लिखवाया, ताकि उसी से हमको इनके टाइम ड्यूरेशन को भी पता चलता है। और फिर क्या हुआ, कला और वास्तुशिल्प का भी विकास हुआ, कला का भी विकास हुआ। क्या, कला और वास्तु शिल्प का विकास हुआ। ठीक है, ये मौर्य काल के टाइम ड्यूरेशन में ये चीजें प्रमुख घटनाएं या प्रमुख महत्व उनका ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा कौन आता है, जैसे ये वंश समाप्त होता है वैसे हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, शुंग वंश आ जाता है। और ये कब आता है, 185 से 73 या 182 से इस ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक का आता है। कौन सा, शुंग वंश आता है। कौन सा वंश आ जाता है, शुंग वंश। शुंग वंश का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। और इसका एक प्रमुख राजा रहा पुष्यमित्र शुंग। कौन, पुष्यमित्र शुंग। यानी जितने भी ये चीजें हैं आपको एक ही पेज पे एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाएंगी। और हमारे चैनल पे मतलब वीडियो को पूरा देखें, पूरा ज्ञान मिलेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, फिर 73 ईसा पूर्व के से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक एक नया वंश आता है। कब से कब तक, 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक का। कौन सा आता है, शुंग वंश के बाद में आ जाता है हमारे यहाँ कण्व वंश आ जाता है। और कौन सा वंश आता है, कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश आता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने की थी। किसने की थी, वासुदेव ने की थी, वासुदेव ने की। ठीक है, वासुदेव ने स्थापना की। ठीक है, अब जैसे 28 ईसा पूर्व के बाद ये जब कण्व वंश खत्म होता है, तो फिर उसी के बाद में हमारी क्या आ जाती है, सातवाहन वंश आ जाता है। और ये भी क्या इसी के साथ में रह रहा होता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में कण्व वंश रह रहे होते हैं और कुछ क्षेत्रों में का आपके सातवाहन वंश भी आ जाते हैं। और ये कब से कब तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, 60 ईसा पूर्व से लेकर के इनका टाइम ड्यूरेशन रहा 225 ईस्वी तक का, 225 ईस्वी तक का। ठीक है, 225 ईस्वी तक का इनका रहा। ठीक है, 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक के कौन रहे, सातवाहन वंश रहे। ठीक है, कौन रहा, सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश में क्या किया गया, अब देखिए राजधानियों का परिवर्तन स्टार्ट किया गया। ठीक है, राजधानी बदली। इन्होंने क्या किया कि पैठान से महाराष्ट्र की। ठीक है, पैठान राजधानी इन्होंने क्या की, राजधानी बदलनी स्टार्ट की, पैठान महाराष्ट्र। ठीक, तो 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक का किसका शासन काल रहा भारत पे, सातवाहन वंश का रहा। और ये भी सातवाहन वंश भी कई सारे पार्टों में सब डिवाइडेड थे और इन्हीं के बीच में बहुत सारी चीजें हुई और राजधानियों का परिवर्तन हुआ। तो एक बार इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर न किया हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए और आगे फिर हम इसी पर चर्चा कर रहे होंगे। इसको एक बार उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा और फिर इसी क्रम में हम और आगे चीज़ों को देखेंगे
कि किस काल पे कौन कौन सी चीजें हुई। देखिए, घटनाओं को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक जगह पे सभी घटनाओं को और उस टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं हुई और उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिख लिया जाए और उसको पढ़ लिया जाए, ताकि उससे हमको फिर क्या होगा, पता चलेगा कि उन चीजों को जब आप 2-3 बार रेगुलरिटी पढ़ लोगे तो फिर वो चीजें कभी भूलोगे ही नहीं आप, और फिर आपको जब उसके अंदर की यानी डीप चीजें पढ़नी होंगी तो आपको वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो अभी हम देख रहे थे कि हमने कहाँ तक का कंप्लीट किया कि सातवाहन वंश हमने देख लिया कि उसमें क्या हुआ, राजधानी क्षेत्र की। ठीक, फिर अगला टाइम ड्यूरेशन आता है हमारा 2 ईसा पूर्व। 2 ईसा पूर्व अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडो यूनानी है। क्या, इंडो यूनानी, यानी अब हमारा संबंध किसके साथ में होने लगा, यूनान के साथ में होने लगा। हमारी कल्चर सभ्यताएं भी इंडिया और यूनान के साथ में मिलने लगी और यूनानी भी भारत आए। और इसमें कौन रहा, मिनांडर रहा, जो 165 ईसा पूर्व से रहा। मिनांडर, महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, मिनांडर आया जो 165 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व में आया था और 145 ईसा पूर्व तक का ये रहा। और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो 2 ईसा पूर्व पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर देखा जाए हमारे क्या, पहले ईसा पूर्व से और चौथी ईस्वी तक, प्रथम ईसा पूर्व यानी ईपू से लेकर के चौथी ईस्वी तक का अगर देखा जाए तो क्या घटना हुई, इसमें क्या है, शक आया। और क्या, उसी के टाइम पे हमारे यहाँ शक संवत भी चला, एक डेट निकल करके आई, शक वंश आया। और इसमें कौन आया, रुद्रदामन। क्या, रुद्रदामन, यानी जो शक आया वो पहले ईसा पूर्व से चौथी ईस्वी तक का रहा। फिर इसके बाद में क्या, पहली ईस्वी से चौथी ईस्वी तक का कुषाण रहे। पहली ईस्वी से चौथी ईस्वी तक का कौन रहे, यहाँ पे कुषाण वंश का शासन रहा। ठीक है, क्या, कुषाण वंश रहे। अब कुषाण वंश में क्या हुआ, इसमें कनिष्क आए। क्या, कनिष्क महत्वपूर्ण राजा इसमें रहे, कनिष्क। और ये कनिष्क क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो रहा उसका आयोजन भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, कनिष्क रहे। फिर 72 ईस्वी में क्या हुआ, 72 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति क्या हुई, कनिष्क के द्वारा की गई। और कब, यहीं पे 72 ईस्वी में। कहां पे हुई ये, कश्मीर में हुई। पहली राजगृह में हुई थी और आखिरी वाली कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में फिर कोई दूसरी बौद्ध संगति नहीं होती है। फिर अगर देखा जाए इसी टाइम ड्यूरेशन में 3 ईसा पूर्व से पहले, यानी इसी टाइम पे 3 ईसा पूर्व से लेकर के और तीसरी ईस्वी तक का क्या हुआ, यहाँ पे संगम काल भी चला। क्या, संगम काल भी चला। ये समकालीन है सारे, संगम काल भी चला। ठीक है, इसीलिए हमको कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं जब इनको अलग अलग पढ़ रहे होते हैं, तो सोचते हैं उस टाइम पे तो ये था, इस टाइम पे ये था, और ऑप्शन में भी मिल जाते हैं तो भी वहां पे हमको डाउट हो जाता है, हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। लेकिन जब ये आपका एक बेसिकली सिनेरियो बना रहेगा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें संगम संघ का सम्मेलन हुआ। क्या महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, संगम संघ का सम्मेलन। अब देखो, संगम का मतलब ही यही होता है 2-3 चीजों का आपस में मिलना। अब इसमें देखो 3-4 लोग मिल गए, कौन कौन, 3-4 जातियां मिली। चोल मिले, चेर मिले, पांड्य मिले, पांड्य शासक रहे इसमें। ठीक है, ये संगम काल में चले। फिर इसके बाद में 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का
इसके बीच में बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई जिसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का एक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ आया, क्या, गुप्त काल आया। और यही 540 ईस्वी के बाद से लगभग हमारे यहाँ मध्यकाल फिर प्रारंभ हो जाता है। क्या, गुप्त काल, क्या, गुप्त काल आया। अब गुप्त काल के समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं ऐसी ऐसी हुई, ठीक है, जिन घटनाओं को हम यहाँ गुप्त काल में देखेंगे। 319 से 540 ईस्वी के बीच में क्या क्या घटनाएं यहाँ पे हुई हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। तो गुप्त काल में 319 ईस्वी से प्रारंभ हुई, गुप्त काल प्रारंभ हुई। और फिर उसके बाद में 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक का क्या रहा, यहाँ पे पहले गुप्त काल रहे। गुप्त काल के पहले राजा आए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इनका बेसिकली वो कहाँ था, इनका उज्जैन के तरफ था। और इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम और इसी गुप्त काल को क्या कहा गया है, भारत का स्वर्ण काल। क्या कहा गया है, भारत का स्वर्ण काल भी इसी को कहा गया है। यानी गोल्डन ईयर ऑफ इंडिया या गोल्डन एरा ऑफ इंडिया क्या है, 319 से 334 के बीच में या 319 से 540 के बीच में, दोनों, क्योंकि पूरे गुप्त काल में यही रहा है, भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, 335 से 380 तक का, 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक का क्या हुआ, यहाँ पे समुद्रगुप्त, दूसरा राजा यहाँ पे कौन बना, समुद्रगुप्त का बना। और इसी को क्या, भारत का नेपोलियन की भी उपाधि इनको मिली, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और अच्छा, इसको, ठीक, ये हो गया समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद में 380 के बाद में यहाँ पे 380 से ईस्वी से 414 ईस्वी तक का क्या, 414 ईस्वी तक का यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय बने, क्या, चंद्रगुप्त सेकंड बने। फिर क्या हुआ, 414 ईस्वी से 455 तक का क्या, 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यहाँ पे एक उनके जो पुत्र आते हैं कुमारगुप्त, ठीक है, उनका प्रशासन रहा यहाँ पे, किसका, कुमारगुप्त का। एक सीक्वेंस से रहेगा ये, ठीक है। चंद्रगुप्त, पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर कुमारगुप्त, ठीक है। और फिर 455 से, अभी हमने 540 तक नहीं पहुंचे, 455 से ईस्वी से 467 ईस्वी तक का यहाँ पे किसका शासनकाल रहा, आपके कुमारगुप्त का, ठीक है। सॉरी, कुमारगुप्त तो हो गया, स्कंदगुप्त का रहा, क्या, स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा, ठीक है। कुमारगुप्त के पुत्र बने स्कंदगुप्त और इनका शासनकाल रहा और 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का, ठीक है। और देखो इसको ये यही टाइम ड्यूरेशन था। फिर इसमें बीच में थोड़े से उतने अच्छे राजा नहीं आए जिसका हम बेसिकली नाम पढ़ते ओढ़ते उतना नहीं है, क्योंकि इन्होंने और कोई इतना काम नहीं, ये प्रमुख रहे हैं इस प्रारंभ के गुप्त काल के, ये प्रमुख रहे हैं। और इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन को भारत का स्वर्ण काल कहा गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी कला, विविध कलाओं का इसमें वर्णन है, इन्होंने विविध कला संस्कृति इसको बढ़ावा दिया इन्होंने, ठीक है। और आपके जो मंदिर निर्माण हैं या जो मंदिर निर्माण में एक शैली है, आप सब शैलियों को जो पढ़ाया जाएगा, तो मंदिर निर्माण का भी काम इसी टाइम पे खूब जोरों से हुआ। मंदिर निर्माण वो भी किस कला में हुआ, किस शैली में हुआ, नगाड़ा शैली में, पंजाब वाला डांस वाला नगाड़ा नहीं, ठीक है, ये नगाड़ा शैली रहा, ठीक है। ये प्रमुख कार्य हुआ। फिर इसके बाद में क्या होता है, 540 ईस्वी जब पूरी होती है, छोटे मोटे राजा आते हैं, इन्हीं के बाद में क्या आ जाता है, इन्हीं के बाद में वर्धन वंश आता है, ठीक, क्या, वर्धन वंश आता है, ठीक है। तो नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम आगे देख लेते हैं इसी के आगे, अगर एक मिनट, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो
स्कंदगुप्त ये हो गया, इनका हो गया। अब 540 ईस्वी के बाद में क्या, 540 ईस्वी के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, 647 तक का, 647 ईस्वी तक का यहाँ पे कौन सा युग चला, वर्धन काल चला। ठीक है, अब इसमें हर्षवर्धन आएंगे, वर्धन वंश चला, इसको वर्धन काल भी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण रहे हर्षवर्धन, जिसको हर्ष काल भी कहा जाता है, हर्षवर्धन महत्वपूर्ण राजा रहे, है ना। और इन्होंने क्या किया था, क्या किया इन्होंने, कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया, मुख्य एक काम किया, कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन किया। ठीक है, बस इसमें और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। वर्धन काल के प्रमुख राजा कौन रहे, हर्षवर्धन रहे। ठीक है, फिर इसी के बाद में क्या होता है, अब देखो, अब चालुक्य वंश आ जाएगा। अब चूंकि अब हमारा ये जो प्राचीन भारत है, ये धीरे धीरे मध्यकाल भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या, देखिए इसके बाद में हमारा 543 ईस्वी से लेकर के 755 ईस्वी तक का यहाँ पे चालुक्य वंश आया। और पहले कौन से आए, वातापी के चालुक्य। चालुक्य भी बटे हुए थे, पहले आए आपके वातापी के चालुक्य आए। और इन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया, इन्होंने दिया विसरा कला का विकास किया। किसका विकास किया, विसरा कला का विकास किया। ठीक है, वातापी के चालुक्यों ने क्या किया, विसरा कला का विकास किया। और फिर इसके बाद में और कुछ इसमें विशेष कुछ हुआ नहीं। और फिर इसी टाइम ड्यूरेशन में 575 ईस्वी से 897 तक का 575 ईस्वी टू 855 ईस्वी तक का क्या हुआ, यहाँ पे वातापियों के बाद में पल्लव वंश आए। ठीक है, ये 855 में 897 है। और कौन सा वंश आया, पल्लव वंश चला। फिर अगला, अब इन्हीं के साथ साथ में देखिए, ये पल्लव चालुक्य ये सब एक साथ में रहे हैं, समकालीन रहे हैं। और फिर क्या हुआ, देखिए पल्लव वंश में एक महत्वपूर्ण हमारा, जैसे अभी हम नगाड़ा शैली के बारे में पढ़ा था। और फिर हमारी यहाँ पे मंदिरों के निर्माण में कौन सी शैली दिखाई पड़ी, द्रविड़ शैली। क्या, द्रविड़ शैली का विकास हुआ। क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, द्रविड़ शैली का विकास कब हुआ, तो पल्लव वंश के टाइम ड्यूरेशन में हुआ। ठीक है, फिर अगला, अब यहां से हमारा खत्म हो जाता है। और अब हम किस में प्रवेश कर जाते हैं, मध्य भारत में, मध्यकाल। ठीक है, वो तो हमारे प्राचीन की स्थिति रही। अब हम मध्य में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 750 एडी से लेकर के, एडी लिख देते हैं, आपका 1150 एडी तक का क्या रहा है, यहाँ पे आपका पाल का शासन रहा, पाल वंश का शासन रहा। ठीक है, पाल वंश का शासन रहा। और इसमें क्या हुआ, मुंगेर, बिहार और इसको राजधानी बनाई गई। ठीक है, किसको, मुंगेर को बनाई गई। इनकी राजधानी क्या रही, मुंगेर और बिहार। उस टाइम ड्यूरेशन में हम यहाँ को पढ़ते हैं, मुंगेर बिहार को राजधानी। ठीक है, अगला फिर क्या हुआ, 1150 के बाद में हमारा क्या हुआ, 752 से 973 में, इसी टाइम पे 752 एडी से 973 एडी के बीच में यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश रहा, राष्ट्रकूट भी आए। ठीक है, पाल के साथ साथ राष्ट्रकूट भी रहे। और 730 एडी से
1036 एडी तक का क्या रहे यहाँ पे आपके पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, और कौन आए, गुज्जर प्रतिहार भी आए। ठीक है, प्रतिहार है। ठीक है, और ये इन प्रतिहारों ने कहां पे, पश्चिमी भारत पे शासन किया। कहां पे, ये प्रमुख रूप से कहां पे रहे, पश्चिमी भारत में। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बाद में हमारे यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन होने लगा। ठीक है, हमारे यहाँ विदेशी लोग आने लगे, यहीं से हमारे यहाँ फॉरेनर्स आने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे 712 एडी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। हमारे भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, और यहीं से विदेशी आक्रांता इस्लाम धर्म वाले भारत में आगमन प्रारंभ कर दिए। और पहला विदेशी मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। क्या, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पे पहला इस्लामिक राजा कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, ने आक्रमण किया। ठीक है, अगला क्या है, अब इन्हीं के बाद में फिर हमारे यहाँ क्या होता है, 850 से 1229 तक का, 850 एडी टू 1229 एडी तक का यहाँ पे किसका शासन रहा, चोल वंश का रहा। और इसमें प्रमुख राजा है राजेंद्र चोल आए, और जिन्होंने आपके पूरे इंडियन ओशियंस को क्या कह दिया कि ये चोल ओशियन है। ठीक है, राजेंद्र चोल। ठीक, बाकी फिर इसके बाद में क्या होता है, 988 से 988 एडी से, देखिए ये उसी टाइम ड्यूरेशन का है, लगभग 1150 के बीच में। ठीक है, पाल के साथ साथ ये भी रहे, 988 एडी से 1030 तक का, 1030 एडी तक का यहाँ पे कौन रहा, यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम तुर्की आक्रमण, यानी टर्की वाले भी आ गए, प्रथम तुर्की आक्रमण हुआ। अब देखिए मैंने बताया ना, यहाँ विदेशी आना स्टार्ट हो गए, तुर्की आक्रमण हुआ, ये भी इस्लामिक ही थे। ठीक है, तो टर्की के भी लोग इस्लाम से ही रिलेटेड रखते थे, और इसी को आपको यूरोप का दरवाजा या एशिया का भी दरवाजा टर्की को कहा जाता है। और यहाँ पे तुर्क से पहला कौन आया, गजनी का महमूद आया। तुर्की में एक जगह पड़ती है गजनी, और वहीं का महमूद आया। ठीक है, और इसने खूब लूटा, भारत में खूब लूट फातिया मचाई। फिर क्या हुआ बच्चों, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का, 1175 एडी से 1206 एडी तक का यहाँ पे क्या हुआ, द्वितीय तुर्की आक्रमण हुआ, सेकंड तुर्की आक्रमण। ठीक है, अब सेकंड तुर्की आक्रमण किसके द्वारा यहाँ पे हुआ, गोरी का। ठीक है, गजनी के बाद में क्या आया, गोरी आया, गोरी का आक्रमण। और इसी ने भारत में इस्लामिक नींव रखी, और इसने अपना पहला गुलाम यहाँ पे बनाया। ठीक है, जिसका नाम क्या था आपका, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को ये यहाँ पे अपना गुलाम बना करके गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के टाइम ड्यूरेशन में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जिन्होंने गोरी को जा करके गजनी में ही मारा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसी के टाइम कई बार हराया इनको। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, 1178 में क्या हुए, 1178 से लेकर के 1192 तक का क्या रहे, पृथ्वीराज चौहान का रहा। शेरे हिंदुस्तान पृथ्वीराज चौहान। कुछ भारत के कुछ प्रमुख हिंदू राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, महाराणा प्रताप, जिन्होंने खूब ढंग से इन लोगों को धोया है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान। और देखिए इसी के टाइम ड्यूरेशन में तराइन में पहला युद्ध होता है, किसके किसके बीच में, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में, पृथ्वी और गोरी के बीच में। ठीक है,
पृथ्वी और गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ, कब हुआ? 1191 में हुआ। क्या हुआ? 1191 में हुआ। और पृथ्वी और गौरी के बीच में दूसरा तराइन का भी युद्ध होता है 1192 में। 1192 में सेकंड वॉर होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 में। पहले वाले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे वाले युद्ध में ये जीतता क्या, बेईमानी करके इनको लेकर के चला जाता है। फिर इसी के आगे हम देखते हैं, अब मध्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान के हारने के या मृत्यु के पश्चात यहाँ पे मुगलियों कह रहे हैं, ये इस्लाम का पहली बार यहाँ पे समझ लीजिए पूरी तरीके से प्रशासन अपने हाथ में लिया और यहाँ पे सल्तनत काल शुरू हुआ। कौन सा काल? सल्तनत काल। और सल्तनत काल में पहला क्या आया? गुलाम वंश, जिसको अभी हमने बताया था मोहम्मद गोरी ने छोड़ करके अपने गुलाम को यहाँ गया था। गुलाम वंश यहाँ पे आया 1206 एडी से 1210 तक का। यहाँ पे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक रहा यहाँ पे, और जिसको लाख बख्श की भी उपाधि मिली है, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाम, पहला भारत का गुलाम इसको भी कहा, इसी को कहा जाता है। और इसने और क्या की? कुतुब मीनार की नींव रखी। क्या रखी? कुतुब मीनार की नींव रखी। दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना है, सोचो 1206 का बना हुआ, टाइम रिलेशन का है। फिर इसके बाद में 1211 से लेकर के 1236 एडी तक का यहाँ पे कौन रहा? इल्तुतमिश रहा। ठीक है, और इसने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। ठीक है, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा गया। और इसी की मृत्यु के बाद में 1236 एडी से 1240 एडी तक का भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका जो बनी, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका। भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका बनी, रजिया सुल्तान बनी। और इनको जैसे गद्दी पे हटाया गया, उसी के टाइम पे कमजोर उत्तराधिकारी आए। और कमजोर उत्तराधिकारी 1240 एडी से 1266 तक के गुलाम वंश समाप्त होने लगा, या उत्तरवर्ती गुलाम वंश कह सकते हैं, उत्तर गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश क्या हुआ? कमजोर शासक। और इन कमजोर शासकों को हटा करके फिर एक वंश की यहाँ पे नींव रखी गई। और कौन सा वंश आ गया हमारा? खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश में ज्यादा नहीं, मुश्किल से एक दो जो प्रमुख रहे हैं उन्हीं आए। ठीक है, इसमें दो को महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। ये 1290 एडी से 1296 एडी तक का कौन रहा? इसमें पहला राजा इसका रहा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश की इसने नींव रखी, या खिलजी वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना इसने की। और इसी को मार करके 1296 एडी से 1310 एडी तक का यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी,
इसने बहुत सारे काम किए। ठीक है, इसने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया, इसी टाइम पे प्रशासनिक सुधार किया। ठीक है, और इसने दाग की प्रथा भी चलाई। ठीक है, जजिया कर लगाया दाग और चेहरा पद्धति पे, यानी चेहरे पे लगवाना दाग और चेहरा पद्धति या हुलिया पद्धति, हुलिया पद्धति प्रारंभ किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद में ये वंश भी ज्यादा नहीं चला, यही तक का बस दो ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आ जाता है एक लंबे समय तक का शासन करने वाला तुगलक वंश। तुगलक वंश ये समझ लीजिए इन सारे इस्लाम धर्म में सबसे पढ़ा लिखा वंश ही रहा। बहुत सारे काम किए, हालांकि उन कामों पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकल करके आ पाया, लेकिन काम ऐसा किया था पढ़े लिखों वाला किया। ठीक है, तो तुगलक वंश में पहला आया गयासुद्दीन तुगलक आया, और ये कब आए 1320 से 1320 एडी से आगे कब तक रहे 1325 एडी तक का कौन रहा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक रहे, और यही कौन रहे, इसके संस्थापक रहे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में 1325 से 1351 तक का, 1325 एडी से 1351 एडी तक का कौन रहा, यहाँ पे एमबीटी रहा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने भी क्या किया, बहुत सारे काम किए, प्रशासनिक सुधार इसने भी किया। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ में इसने बहुत सारे विकास के काम किए। विकास के काम जैसे इसने क्या किए, बहुत सारे महत्वाकांक्षी नहर परियोजना इसने शुरुआत की, डाक परियोजना इसने शुरुआत की, प्रशासनिक सुधार किया और विकास के परियोजनाएं प्रारंभ की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, एमबीटी के बाद में यहाँ पे अगला कौन आता है आपके फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। ये कब से कब तक रहे, 1351 एडी से आपके 1388 तक का, क्या 1388 एडी तक का कौन रहा, एफएसटी, यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने भी बहुत सारे काम किए। ठीक है, और इसने मुख्य काम क्या किया, शहरों का निर्माण किया, प्रमुख शहरों का निर्माण किया, प्रमुख शहरों का निर्माण इन्होंने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसके बाद में अगर देखा जाए तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें ताकि फिर आगे, अब तुगलक वंश भी समाप्त हो जाता है, और इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में तैमूर का यहाँ पे क्या होता है, भारत में आगमन होता है, और तैमूर यहाँ पे आक्रमण कर देता है, और जिससे फिर ये तुगलक वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे तैमूर का आक्रमण भी। ये सारे डेट उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे, और कुछ याद भी होंगे, बिकॉज आप लोग काफी समय से तैयारियों में लगे हैं, तो डेट याद होंगे। चैनल को अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक का सारी चीज़ें पहुंच जाएं। फिर क्या हुआ, 1398 में 1319 एडी से लेकर के आपका 1399 तक का यहाँ पे क्या हुआ, तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ, और यहाँ पे कौन, चंगेज खां के वंशज
ठीक है। चंगेज खां, तैमूर था कौन? चंगेज खां का वंशज था और इसने क्या किया था? मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया। कब? चंगेज खां का वंशज था। तैमूर कौन था? चंगेज खां का वंशज था। और कब? किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह तुगलक के शासन में। मोहम्मद शाह तुगलक के शासन में आक्रमण किया। ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे कौन सा? लोधी वंश की स्थापना होती है। ये आता है, आक्रमण करता है और ये यहाँ पे क्या अपना गुलाम छोड़ करके आता है? लोधी वंश के। ठीक है। अब हमारा 1399 के बाद में अगर देखा जाए 1451 से 1526 तक का, कब से कब तक का? 1451 एडी से 1526 एडी तक का रहा ये। अब इसमें देखिए कौन कौन रहा। पहला महत्वपूर्ण आया इसमें 1451 एडी से लेकर के आपके 1488 एडी तक का कौन आया यहाँ पे? बहलोल लोधी। क्या? बहलोल लोधी पहला रहा लोधी वंश का। ठीक है। बहलोल लोधी रहा और फिर इसी के बाद में 1489 से 1489 एडी से 1517 एडी तक का यहाँ पे कौन रहा? आपका सिकंदर लोधी रहा। कौन रहा? सिकंदर लोधी रहा। बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी रहा और इसने क्या किया? आगरा शहर का निर्माण किया। क्या? आगरा शहर का निर्माण किया। आगरा शहर का निर्माण किसने किया? सिकंदर लोधी ने की। ठीक है। और फिर इसी के बाद में इसका बेटा आता है इब्राहिम लोधी आता है। कब आता है? 1517 में आता है। क्या? 1517 एडी से लेकर के और ये कब तक का रहता है? 1526 तक का रहता है। 1526 एडी तक का कौन आता है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इसी के टाइम ड्यूरेशन में मुगलों का आक्रमण होता है भारत में और मुगल वंश की भी स्थापना इसी के पश्चात हो जाती है। ठीक है। और इसी के टाइम पे क्या होता है? बाबर के साथ में इसका प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। बाबर के साथ प्रथम पानीपत का युद्ध। तो प्रथम पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब देखिए इसी के समकालीन हमारे दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था या विजयनगर साम्राज्य कह सकते हैं। विजयनगर इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य और या फिर बहमनी। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रबल रहा है। ठीक है। और ये कब से कब तक रहता है? आपका 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के 1650 के बीच में ये सारा रहता है। 1336 से 1650 के बीच में। ठीक है। अब देखिए क्या होता है? 1336 में इसी का विजयनगर साम्राज्य का क्या पहला आता है? आपका विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद में बहमनी को पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? 1336 एडी से 1485 एडी तक का यहाँ पे एक वंश चलता है, संगम वंश, जिसके बारे में अभी हमने प्रारंभ में उसमें भी पढ़ाया था। और इसकी स्थापना कौन करता है? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का और इनके साथ में इनके भाई भी रहते हैं, हरिहर और बुक्का। ठीक है। दोनों भाई मिल करके इस यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। फिर 1485 से 1505 तक का, 1485 एडी से 1505 तक का
संगम वंश के बाद में यहाँ पे सुलूभ वंश आता है। क्या सुलूभ वंश होता है। सुलूभ वंश में यहाँ पे सुलूभ नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय, सुलूभ नरसिंह का शासनकाल रहता है। महत्वपूर्ण इसमें यह होते हैं, सुलूभ नरसिंह कहते हैं। फिर इसके बाद में सुलूभ के बाद में तुलुभ वंश आता है। क्या 1505 एडी से ये कब तक का रहते हैं, 1529 तक का एडी तक कौन सा वंश रहता है, सुलूभ के बाद में तुलुभ वंश रहता है। और तुलुभ वंश में क्या होता है, वीर नरसिंह रहते हैं। कौन, यहाँ पे सुलूभ नरसिंह, यहाँ पे वीर नरसिंह। और इनके बाद में कौन आते हैं, आपके महत्वपूर्ण राजा आते हैं इसी में, कृष्णदेव राय। ये कब आते हैं, 1509 से एडी से 1570 एडी तक का। 1509 से 1500 क्या 1570 ये 1570 तक का तुलुभ वंश था। और 1529, हाँ डेट थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। यही डेट में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि डेट्स हम भूल जाते हैं। ठीक है, 1505 से 1570 तक का तुलुभ वंश रहा है। और 1509 से 1529 तक के एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। और ये क्या होते हैं, ये मुगल वंश के जो बाबर होता है, बाबर के समकालीन होते हैं। बाबर के समकालीन दक्षिण भारत में कौन महत्वपूर्ण राजा होता है, कृष्णदेव राय प्रथम। ठीक है, फिर इसके बाद में एक नया वंश आता है। और 1570 से 1570 से एडी से 1650 तक का यहाँ पे आरवीडू वंश होता है। कौन सा, ये जो बीड़ू बीड़ू करते हैं, आरवीडू वंश, किस बीड़ू, वही आरवीडू वंश। ठीक है, इनका रहता है शासन। ठीक, फिर इसके बाद में जब आरवीडू वंश ये समाप्त होता है तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य आ जाता है। विजयनगर साम्राज्य के बाद में किसका होता है, बहमनी। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। फिर अगला हमारा आता है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य में क्या होता है, महत्वपूर्ण घटनाएं, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य में हम देखते हैं क्या 1347 एडी से 1358 एडी तक का ये होता है। ठीक है, और इसमें कौन आता है, अलाउद्दीन अहमद हसन, अलाउद्दीन हसन बहमन। और ये क्या करते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, संस्थापक होते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा किया जाता है। और फिर इसके बाद में क्या, ये कब 1397 में फिर अगला बदलाव इसी में आता है। 1397 एडी से लेकर के 1422 एडी तक का यहाँ पे क्या होता है, ताज-उद-दीन, इसका शासन रहता है ताजुद्दीन फिरोज शाह का। बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ होता है। फिर इसके बाद में 1422 से इसी का बेटा एक और आता है। 1422 से 1435 तक का ये रहता है। और ये इसका क्या नाम होता है, अहमद शाह अली, अहमद शाह अली। फिर ये तो हो गया दक्षिण भारत का। अब हमारे उत्तर भारत में मुगलों का आगमन हो गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। मुगल वंश का यहाँ पे स्थापना हो जाती है। मुगल वंश काफी लंबे समय तक का चला। ठीक है,
चैनल को हमारे लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में क्या क्या होता है। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में रखी जाती है। 1526 एडी से आपका 1530 तक का कौन रहता है, यहाँ पे बाबर, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर रहता है। और यही क्या करता है, प्रथम पानीपत के युद्ध से, पानीपत प्रथम युद्ध से भारत में आगमन। ठीक है, फिर अब ये प्रशासन अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और काफी लंबे तक का चलते हैं। या मुगल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक रहे। और 1530 से 1540 तक का, 1530 एडी से 1540 एडी तक का इनका बेटा हुमायूं, अकबर के पिताजी, हुमायूं का शासन रहता है। और देखिए 1540 से थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी द्वारा हरा दिया जाता है। क्या, शेरशाह सूरी से हार जाता है। शेरशाह सूरी से ये हार जाता है और क्या होता है, ये भाग जाता है यहाँ से। और फिर यहाँ पे सूर्य वंश एक आ जाता है। क्या, सूर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये 1540 में भाग जाता है, फिर बाउंस बैक करता है 1555 में। कब, 1555 में, और 1556 तक का फिर रहे। ठीक है, हमेशा ये लड़खड़ाता रहा। और 1540 में क्या होता है, 1540 से 1555 तक का यहाँ पे किसका साम्राज्य रहता है, सूर्य साम्राज्य रहता है। ठीक है, सूर्य साम्राज्य रहता है। ये क्या होता है, शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा इसको हरा दिया जाता है। ठीक है, और 1555 तक का यानी 15 साल सूर्यवंश का भी यहाँ पे साम्राज्य रहता है। फिर 1556 में हुमायूं बाउंस बैक करता है और 1556 एडी में हुमायूं फिर से आता है, हुमायूं वापस आता है और ये सूर्य साम्राज्य के साथ में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। सॉरी, सूर्य साम्राज्य में एक हेमू था, हुमायूं वापस तो समाप्त हो जाता है हुमायूं। इसमें क्या होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। क्या, पानीपत का सेकंड वॉर होता है। किसके किसके बीच में, हेमू और अकबर के बीच में होता है। हेमू व अकबर के बीच। इसमें हेमू पराजित होता है और अकबर इसमें जीत जाता है। और 1556 से 1605 तक का, 1556 एडी से 1605 तक का एडी तक का अकबर का शासन होता है। यहाँ पे अकबर रहता है और इसने बहुत सारी चीज काम की। अकबर भी बहुत काम करता है और इसने एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही, महत्वपूर्ण दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक होता है, स्थापना करता है। अकबर जब आता है, फिर अकबर ने बहुत सारे काम किए और अकबर के मृत्यु के पश्चात में 1605 से 1627 तक का, 1605 से 1627 एडी तक का इसी का बेटा, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जहांगीर का राज होता है। जहांगीर का राज होता है और इसी के टाइम पे मुगल दरबार लगता है और यहाँ पे पहली बार क्या होते हैं, विदेशी आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस और मुनरो। कैप्टन हॉकिंस
व मुनरो का आगमन, ठीक है। मुनरो का आगमन होता है और क्या होता है यहाँ पे, कहां पे, मुगल दरबार में, जहांगीर के टाइम पे। अब यहीं से हमारे यहाँ कौन, अभी तक तो ये सारे आए, टर्की वाले आए, तुर्की आए, आपके मुगल आए, ठीक है, ये धीरे धीरे गुलाम आए, ये सब आते रहे, ठीक है। अब फाइनली हमारे यहाँ कहाँ पे, विदेशी आ गए, आने वाले हैं अंग्रेजों के। तो हम फिर जहांगीर के बाद में क्या होता है, 1628 में, 1628 एडी से लेकर के और 1658 एडी तक का यहाँ पे शाहजहां का राज होता है। शाहजहां जिसने क्या किया था, ताजमहल की स्थापना की, और मुगल साम्राज्य के टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे क्या था, जो कला थी उत्कर्ष पे थी, कला उत्कर्ष पे थी। ताजमहल की स्थापना की, ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। फिर इसके बाद में शाहजहां का फिर बेटा आता है औरंगजेब, ठीक है, जिसने क्या किया था, शाहजहां को ही जेल में बंद कर दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये आपको एक साथ सारे कंटेंट को याद करवा देगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखें। फिर शाहजहां के बाद में शाहजहां का पुत्र आता है, इसके 4 पुत्र होते हैं, उसमें से सबसे जो प्रबल होता है औरंगजेब, वो शासन पे यानी वो गद्दी पर बैठता है। और वो कब बैठता है आपका, 1658 में, 1658 एडी से आपका रहता है 1707 एडी तक का कौन रहता है, औरंगजेब रहता है, ठीक है। और बहुत क्रूर शासक होता है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात या औरंगजेब के बाद, इसके बाद मुगल का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यही प्रबल होता है। इसके बाद में इसके बेटे या उसके बेटे कोई भी ऐसा राजा नहीं आ पाता है। और फिर 1707 से लेकर के 1707 एडी से 1757 तक का क्या होता है, इसको कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासन। क्या, उत्तरवर्ती मुगल शासन, ठीक है। और इसी में बहादुर शाह जफर जो होते हैं आखिरी होते हैं। और क्या होता है, अंग्रेज जब आते हैं, अंग्रेजों के ताकतवर होने के बाद मुगल क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अंग्रेजों के ताकतवर होने से मुगलों का पतन, देखिए। और मुगल क्या करते हैं, भारत को एक साथ बना करके रखते हैं। फिर भारत टूटने लगता है और मराठा और जो भी होते हैं, ठीक है, सिंध और ये आपके पंजाब के साइड के सभी लोग अलग अलग अपना राज्य बनाने लगते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का क्या हो जाता है, पूरा बोलबाला हो जाता है और हमारा भारत फिर से पूरा गुलाम हो जाता है, ठीक है। ये 1757 में, ये 1857 होगा, 1857 की वही जो पहली क्रांति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर को भी मार दिया जाता है और मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद में मराठा है, फिर हम आधुनिक भारत में इन करेंगे, ठीक है। उसका वीडियो हम अगले वीडियो में, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और हमारे अगर वीडियो समझ में आ रही हो, कंटेंट आपको पूरे मिलेंगे, आपको एक याद करने का तरीका भी दिया जाएगा ताकि आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाए। तो हमारे वीडियो को अगर अभी तक का लाइक ना किया हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे संख्या बढ़ेगी, हमको भी अच्छा लगेगा और हौसला हमारा भी बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मराठा साम्राज्य के साथ में। फिर थैंक यू।